नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसका कुछ उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम जहाँ हमने पढ़ा था उससे हम आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो बुक्स हैं 20th सेंचुरी में, उनको एरा ऑफ द बुक्स 20th सेंचुरी को क्यों कहा जाता था, क्योंकि बुक्स थी वो हर चीज के बारे में बताती थी, व्हेन टू, व्हाई टू, हाउ टू, वेयर टू। उसके बाद में आगे जो हिस्टोरियन है वो बता रही है कि जो बुक्स थी वो कैसे थी। तो आगे लिखा हुआ है उससे कि लिखा हुआ था दे इलस्ट्रेटेड, यानी दे यहाँ पर किसके लिए आया है, किताबों के लिए, कि जो किताबें थी वो इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है सचित्र रूप से वर्णन करना, यानी चित्र बने हुए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये बुक्स हमें सचित्र समझाती थी। जैसे हम विज्ञान की बात करें तो कुछ चित्र बने हुए होते हैं कि ये चीज ऐसी होती है। यानी किताबें कैसी होती थी हमारे समय में, अभी किताबें चल रही है, ये अभी हमारे समय के बारे में बता रही है। तो किताबें इलस्ट्रेटेड यानी कि सचित्र रूप से समझाती थी। एजुकेटेड लोगों को क्या करती थी, शिक्षित करती थी। हमें किताबें शिक्षित करती है। उसके बाद में पंक्चुएटेड, पंक्चुएट का मतलब होता है कि जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर किया जाता है, इनके बारे में बताती थी, बुक्स में लिखा हुआ था। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक की किताबें थी वो अलंकृत होती थी, सजाई हुई होती थी, यानी कवर वगैरह हर चीज रंगीन वगैरह, अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं। तो सब किताबों की ये विशेषता है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किताबें और क्या करती थी, किताबें कैसी होती थी, किताबों का काम क्या था। तो किताबें क्या थी, एक तो थी इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है क्या, सचित्र रूप से वर्णन करना, समझाना। उसके बाद में एजुकेटेड, शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से किया होता था। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि वे सजाई हुई, अलंकृत की हुई भी होती थी। उसके बाद में क्या होता है, अब ये आगे बताती है कि बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन इन सब में स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, कि इनमें सबसे विचित्र बात यह थी कि एक बुक ने हमारे इस जो पृथ्वी है उसको क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। अब ये आगे बता रही है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसका लाइन हिंदी बता दूंगा। आगे है कि आपने 2040, अभी क्या चल रहा है 2020, ये कह रही है कि 2040 में हमारी पृथ्वी के ऊपर मार्स यानी मंगल ग्रह का एक इन्वेजन वो हुआ था। उसके बारे में आपने नहीं सुना। अब सुना क्यों नहीं, उसके बारे में कह रही है क्योंकि सुना इसलिए नहीं कि हुआ ही नहीं था। नहीं होने के पीछे क्या था, 2040 में आक्रमण करने की सोच रहे हैं। बात 25 शताब्दी के अंदर, सेंचुरी के अंदर चल रही है। ये ध्यान रखना है आपको कि 25 शताब्दी जो है, सेंचुरी है, उसके अंदर ये बात बता रही है। बात अभी हमारे समय की बता रही है। तभी किताबों के बारे में हम जानते हैं, पंक्चुएटेड होती है, डेकोरेटेड होती है, इलस्ट्रेटेड करती है। यानी कि 2040 में मंगल ग्रह के लोगों ने इन्वेजन यानी अटैक यानी कि आक्रमण करने की सोची थी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि एक बुक ने इसको बचा लिया था, इसलिए हम सुनेंगे कहाँ। आगे लिखा हुआ है व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ ए डेज। दे यहाँ पर लगा हुआ है मंगल ग्रह के लोगों के लिए, कि मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नाउ ए डेज, इन दिनों क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं। तो जैसे ही आगे लिखा वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। वास्तव में आप सब जानते हो कि ऐसा कोई भी इन्वेजन यानी कि ये इस प्रकार का एक आक्रमण हुआ ही नहीं था। क्योंकि जब युद्ध या आक्रमण होता है तो हमें पता रहता है कि ये लड़ाई तब हुई थी। जब हुआ ही नहीं वो काम तो उसके बारे में आएगा ही नहीं, क्योंकि आक्रमण हुआ ही नहीं था। आक्रमण ना होने के पीछे वही एक बुक थी, कौन सी, मदर भोज, एक जो कविता की किताब थी जिनमें कविताएं लिखी हुई होती थी, उस किताब ने ये बचा लिया था। तो
बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि मात्र एक किताब ने इस इन्वेजन, इस अटैक को बचा लिया। बचाने के पीछे कारण क्या था कि उसमें राइम लिखी हुई थी, उनके पीछे ये कारण है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि जब आक्रमण है, उस आक्रमण को रोकना है, तो आक्रमण को रोकने के लिए कोई बड़ी साइंटिस्ट की किताब हो सकती है, यानी कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने कोई किताब लिखी हुई होगी कि इस प्रकार से हम इनको मंगल ग्रह के लोगों को वापस भेज सकते हैं, या फिर कोई इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि जब आपको पूछा जाए किस प्रकार का एक आक्रमण करने की वो सोच रहे थे मंगल ग्रह के लोग, तो आपका क्या आइडिया होगा कि इस आक्रमण को किसने बचाया होगा। तो हमारा जो आंसर है हमें पहले मिल चुका है, लेकिन अगर हम कल्पना करें तो वह रोकने का कार्य जो है हमारे नजर में कोई वैज्ञानिक किताब होगी, कोई ग्रंथ होगा मिसाइल के बारे में, रॉकेट्स के बारे में, उन्होंने बताया होगा किस प्रकार के मंगल ग्रह को आक्रमण को रोक सकते हैं। हमारा आइडिया क्या है और रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी हमें पता चल गई है, क्योंकि ये कविता की किताब ने रोका था। तो ये कह रही है कि हमारा आइडिया होगा व्हाट वाज द बुक यू आस्क्ड, कि आप यही पूछोगे कि वो बुक कौन सी थी। तो ए नोबल इनसाइक्लोपीडिया, कि क्या एक नोबल यानी जो उत्कृष्ट इनसाइक्लोपीडिया यानी विश्व ज्ञान कोश, एक ऐसी किताब जिसमें आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाए, उस किताब में ये रोका होगा। यानी वो आइडिया बता रही है कि इन चीज ये हो सकती थी क्या। ए टॉम का मतलब होता है कि ग्रंथ, किसके बारे में, अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, कि जो रॉकेट और मिसाइल है उनके बारे में कोई ग्रंथ होगा, उस ग्रंथ को हमने पढ़ा, उनको अप्लाई किया होगा, तब ये अटैक रुका होगा, ये बुक हो सकती है। आपका आइडिया यही होगा। या फिर ए सीक्रेट फाइल, सीक्रेट यानी गुप्त, कि एक गुप्त फाइल मिली होगी हमें फ्रॉम आउटर स्पेस, आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष, हमारे पृथ्वी जो ग्रह है इससे दूसरे ग्रह से हमें, अंतरिक्ष से हमें एक फाइल मिली होगी कि इस प्रकार आप इस इन्वेजन को रोक सकते हो। तो ये हमारे आइडिया हो सकते हैं, इन किताबों ने रोका होगा। लेकिन हिस्टोरियन आगे मना कर देती है, वो कहती है नहीं, इनमें से कोई भी बुक नहीं थी। आगे बताती है कि ये बुक थी, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप का मतलब जिसमें इतिहास के बारे में चीजें दिखाई जाएगी, कि मुझे ये टर्न ऑन करने दो, मैं आपको उस किताब का नाम नहीं बताऊंगी, हमने पहले ही पढ़ लिया है, मदर बूझ है। यानी कि हमारा आइडिया कौन कौन सी बुक्स का था उसके बारे में पूछ सकते हैं, कि कौन कौन सी बुक्स आप इमेजिन कर सकते हो कि उसने ये बचाया होगा इन्वेजन, तो कौन कौन सी, या तो एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया, या फिर टॉम कोई ग्रंथ किसके बारे में, अबाउट मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, या फिर कोई आउटर स्पेस से हमें फाइल मिली होगी, सीक्रेट फाइल, उसने ये बचाया हो। लेकिन ये तीनों ही जो चीजें हैं वो नहीं थी। कौन सी थी, इसके बारे में बताने से पहले ये कह रही है कि मुझे हिस्टोरिस्कोप चालू करने दो, और ये प्रोजेक्टर ऑन करेगी, वहां पर स्पॉटलाइट्स अब इसके ऊपर नहीं आकर हमारा प्ले शुरू हो जाता है। वहां पर कौन बैठा हुआ है, थिंक टैंक बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है, who is seated on a raised box। रेज का मतलब उठा हुआ, सीट यानी बैठा हुआ। कहां बैठा हुआ है, एक उठा हुआ बॉक्स है, उसके ऊपर आर्म्स फोल्डेड, उसके जो हाथ हैं वो फोल्ड किए हुए इस प्रकार से। अब थिंक टैंक के बारे में, थिंक टैंक का कैरेक्टर कि कैसा वो दिखाई देता है, उसका जो रूप है, रंग है, उसका जो आकार है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ह्यूज, उसका सिर कैसा है, ये आपको याद करना है, ये आप समझना है। कि थिंक टैंक कैसा है, थिंक टैंक कहां बैठा हुआ था, एक रेज्ड बॉक्स पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो दिखाई कैसा देता था। कैसा है, लिखा हुआ है ए ह्यूज, एक ह्यूज यानी विशाल, बड़ा, बिग, एग शेप्ड, एग यानी अंडा, शेप यानी आकार में, हेनरी, हेनरी यानी हेड, सिर। तो थिंक टैंक का सिर कैसा है,
अंडे के आकार में है, ह्यूज यानी थोड़ा बड़ा सिर उसका है। उसके बाद में उसने पहन क्या रखा है, ये बात आपको याद करनी है। इसका करेक्टर है कि किस प्रकार ये दिखाई दे रहा है फिजिकल रूप से। उसके बाद लिखा हुआ है क्या पहना हुआ है, लॉन्ग रोब, लंबा रोब यानी लबादा, यानी एक ऐसी ड्रेस जो यहां से लेकर शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारे घुटनों तक, यहां तक नीचे तक आ जाए, वो लॉन्ग रोब पहना हुआ है। और वो क्या है, डेकोरेटेड यानी सजाया हुआ है, यानी चमकीले भड़कीले कपड़े पहन रखे, चमकीले से। डेकोरेटेड किससे डेकोरेटेड है, विद स्टार्स एंड सर्किल, कि लंबा एक रोब पहना हुआ है जो सजाया हुआ है, किससे, तारे लगे हुए हैं उसमें और उसमें सर्कल्स गोले बने हुए हैं, वो उसके ऊपर चमक रहे हैं उसके लबादे पर, उसके रोब पर। तो दूसरी बात समझ में आ गई होगी कि थिंक टैंक की वेशभूषा कैसी है, कि उसका लबादा है वो लॉन्ग था, सजाया हुआ किससे था, स्टार से एंड सर्किल से। उसका सिर कैसा था, अंडे के आकार का गोल गोल सिर है उसका और विशाल सिर है उसका। अब ये है उसका थिंक टैंक दिखाई कैसा दे रहा था उसके बारे में, ये बात समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि थिंक टैंक कैसा दिखाई देता था। उसके बाद में एप्रेंटिस जो नूडल है वो कहां, उसके बिसाइड्स का मतलब उसके बिसाइड यानी बगल में, उसके बगल में खड़ा हुआ है। एक एलोब्रेट स्विच बोर्ड है, एलोब्रेट का मतलब एक बड़ा सा स्विच बोर्ड है जहां से वो रेगुलेट करेंगे, बातचीत करेंगे, संपर्क साधेंगे। और एक ईजल लगा हुआ है, चित्रफलक लगा हुआ है जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, रेड अक्षरों में आपकी किताबों में दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब अब हमारा जो नाटक है, जो हमारा प्ले है वो स्टार्ट हो गया है, हिस्टोरियन हट चुकी है, उसने बताया नहीं है नाम किताब का, आप नाटक देखो उसके बाद में आपको नाम बता दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किताब थी जिसने इस अटैक को रुकवाया। तो उस ईजल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स यानी मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है। और उसके नीचे लिखा हुआ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो महान और शक्तिशाली जो थिंक टैंक है, जो यहाँ का क्या है, कमांडर इन चीफ, वो यहाँ का मुख्य सेनापति शासक है। ये उस ईजल के ऊपर लिखा हुआ था। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईजल पर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था मार्स स्पेस कंट्रोल, नीचे लिखा हुआ था ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, ये उसके ऊपर लिखा हुआ था और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखो यहां से थिंक टैंक बेवकूफ आदमी कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ है बोझ लो, नीचे झुककर अभिवादन करो बिफोर एंट्रिंग, एंटर यानी प्रवेश करने से पहले। तो प्रीपोजिशन के बाद में अगर कभी भी वर्ब आती है तो हमेशा वो आईएनजी वर्ब आती है यहाँ पर, इसलिए बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद में आया है तो आईएनजी वर्ब आई हुई है कि एंटर करने से पहले आपको झुककर अभिवादन करना पड़ेगा। ये थिंक टैंक का क्या है, रूल है। आगे क्या होता है, अब नूडल उसको अभिवादन करता है, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, ये अभिवादन करने का, सैल्यूटेशन करने का पूरा तरीका नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ग्रेट एंड बोइंग यानी झुककर अभिवादन करते हुए। ये व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या हैं। मैं कुछ छोड़ कर बता रहा हूं, जो विस्तृत जो मेन चीज आएगी वो बता दूंगा। तो यहाँ पर नूडल ने उसको अभिवादन किया है थिंक टैंक का, तो जो अभिवादन करने का तरीका वो पूरा सही नहीं था। तो यदि प्रश्न पूछे कि जो आगे प्रश्न आएगा प्रीवियसली, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रीवियसली का मतलब खींचकर बोलना, यानी थिंक टैंक गुस्सा क्यों हो जाता है, गुस्सा होने का कारण ये है कि नूडल है वो उसको सही ढंग से, पूरे ढंग से उसको अभिवादन नहीं करता है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कुछ अलग चेंज आ जाएगा, तो नीचे वाली लाइन का इंडेप्थ आएगा तो ऊपर वाली समझ में आ जाएगी। तो थिंक टैंक कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, लेफ्ट यानी छोड़ देना, तुमने मुझे अभिवादन करने का कुछ पार्ट छोड़ दिया कि मैं थिंक टैंक हूं और तुमने मुझे सही ढंग से क्या नहीं किया है, अभिवादन नहीं किया है।
अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन। इसलिए तूने मुझे सही ढंग से अभिवादन मेरा नहीं किया है, इसलिए वापस जा और पूरा का पूरा काम उसी ढंग से कर, यानी कि मुझे वापस तू सही ढंग से अभिवादन कर मेरा। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। यानी कि इन ए सिंग सॉन्ग का मतलब गीत गाते हुए, यानी कोई पार्ट और छूट ना जाए। हमें जो चीजें याद कम होती है हम उनको रट लेते हैं, तो रटी हुई चीज जल्दी जल्दी बोलते हैं कि अब की बार इसको कोई पार्ट ना छोड़ दूं। कौन सा पार्ट छोड़ा, आप नूडल वाले में देखोगे तो नीचे वाले में समझ में आ जाएगा। तो थिंक टैंक को अभिवादन सैल्यूटेशन करने का ढंग क्या था उसके बारे में देखो, कैसे उसको अभिवादन करना है। अभिवादन करने का तरीका है, पहले बोलेगा एक ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स, किसके शासक हो आप, मंगल ग्रह के शासक, एंड हर टू मून्स, और उसके दो मंगल ग्रह के जो दो चंद्रमा है उनके आप शासक, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्रीचर यानी प्राणी हो, इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे संसार में, इस पूरे जो भौगोलिक ये जो चीजें हैं पूरा संसार है, इसमें सबसे ज्यादा आप क्या हो, पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रीचर आप ही हो। आउट ऑफ ब्रेथ, अपनी सांस को छोड़ देता है, क्योंकि अब की बार पूरा का पूरा इसने सैल्यूटेशन किया है। पिछली बार उसने एक चीज छोड़ दी थी, कौन सी, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, ये चीज छोड़ दी थी, इसलिए उसने कहा था कि वापस सैल्यूटेशन करो। प्रश्न पूछा गया है कि थिंक टैंक है वो गुस्सा क्यों हो जाता है नूडल पर, तो नूडल ने क्या किया था, सैल्यूटेशन का कुछ पार्ट छोड़ दिया था, पूरा सैल्यूटेशन उसने नहीं किया था, इसलिए उसने कहा कि वापस जाकर करो। What are your orders? अब आप बताओ आपके क्या ऑर्डर हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। थिंक टैंक गुस्सा क्यों हुआ था, क्योंकि पूरा अभिवादन नहीं किया था। कौन सी लाइन छोड़ी थी, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स। अब नूडल कहता है आपके ऑर्डर क्या है, ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह पर बैठे हुए हैं। थिंक टैंक कहता है दैट्स इज बेटर नूडल, कि अब की बार तूने मुझे सही अभिवादन किया है। आई विश, मेरी कामना है, इच्छा है, टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, विद आवर मैन का मतलब होता है सुसज्जित, सही ढंग से, स्पेस प्रोब का मतलब जांच, स्पेस यानी अंतरिक्ष, कि हमारा जो अंतरिक्ष का जो सुसज्जित जो दल बनाया हुआ है, मैं उससे क्या करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, संचार करना चाहता हूँ, जो कहाँ गए हैं, टू दैट रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब हास्यास्पद, जिसके ऊपर हमें क्या आए, हंसी आए, लिटिल प्लेनेट, छोटा सा ग्रह बताया है। कहने का मतलब हम अपने शब्दों में बात करें तो नूडल ने उनको अभिवादन कर दिया है। अब पूछा कि अब आपके ऑर्डर क्या हैं, तो उसने कहा कि मैं, हमारा जो स्पेस प्रोब गया है, स्पेस प्रोब यानी जो जांच केंद्र है, अंतरिक्ष जांच केंद्र है, स्पेस प्रोब, उससे मैं क्या करना चाहता हूं, कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, यानी संचार स्थापित करना चाहता हूं स्पेस प्रोब से, जो कहां गए हैं, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी के बारे में इन्होंने क्या कहा है, रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसके ऊपर हमें हंसी आए। ये रिडिकुलस शब्द किसके लिए लगाया है, हमारी पृथ्वी के लिए, कि थिंक टैंक की नजर में जो पृथ्वी ग्रह है वो एक रिडिकुलस है, एक लिटिल प्लेनेट है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि थिंक टैंक की नजर में जो पृथ्वी है वो कैसा ग्रह था, लिटिल प्लेनेट था और कैसा था, रिडिकुलस यानी हास्यास्पद, यानी मंगल ग्रह बहुत बड़ा है जबकि पृथ्वी ग्रह तो छोटा सा है, उसके ऊपर तो हमें क्या आती है, हंसी आती है। और वी आर गोइंग टू पुट अंडर का मतलब अपने नियंत्रण में लेना, आवर जेनरस रूलरशिप, जेनरस का मतलब उदारता पूर्वक, अपने रूलरशिप को क्या कह रहा है
कि मैं तो उदार आदमी हूं, उदारता वाला हूं, कि पृथ्वी पर पृथ्वी के लोग हैं उनके साथ उदारता का कार्य नहीं होता है। अब हम उनको क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे पृथ्वी पर और उनको अपने जेनरस रूलरशिप यानी शासन, इस शासन में हम लेने वाले हैं। यानी अपने ग्रह को, अपने जो यहाँ पर राज करता है मंगल ग्रह पर, ये उसको कहता है जेनरस रूलरशिप, कि मैं तो बहुत उदार शासक हूं और पृथ्वी का भला हो जाएगा उस छोटे से ग्रह का, उसको मैं अंडर में लेने वाला हूं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, इसको क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी को उनको नाम ही नहीं आ रहा कि जिस ग्रह पर हम जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, उसका मुझे नाम भी पता नहीं। नूडल को पूछता है कि नाम क्या है, और अपने आप को ये शासक कह रहा है, इसको यही पता नहीं। तो नूडल आंसर देता है कि नूडल कहता है अर्थ, कि उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस का मतलब है महाराज, है महामहिम, उसका नाम क्या है? पृथ्वी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आज की वीडियो में कि जो थिंक टैंक है वो कैसा दिखाई दे रहा था, तो उसका कैसा था? ए ह्यूज एग शेप्ड हैमरी, कि उसका जो सिर था वो अंडाकार आकार में था, विशाल सिर था। क्या पहना हुआ था? एक लॉन्ग रोब, एक लंबा सा लबादा पहना हुआ है। डेकोरेटेड विद, किससे सजाया हुआ था? स्टार्स एंड सर्किल। अब उसके बाद में होती है कि ये पृथ्वी को अभी और आगे भी बोलेगा, उससे पहले ये पृथ्वी ग्रह को क्या कहता है कि वह एक रिडिकुलस, हास्यास्पद प्लेनेट है, ग्रह है, लिटिल छोटा सा है, हम उसको अपने अंडर कंट्रोल करने वाले, अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में करने वाले, और उसको उसका नाम भी पता नहीं है पृथ्वी का, नियंत्रण में करने वाले हैं। हमारी जो रूलरशिप है, हमारा शासन है, वो कैसा है? जेनरस है, यानी उदारता पूर्वक हमारा शासन है। नाम भूल जाता है तो नूडल कहता है कि उसका नाम है अर्थ, पृथ्वी, योर इंटेलिजेंस, है महामहिम। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पृथ्वी के बारे में और क्या कहता है? देखो ये बात कह दी है, याद रखने, रिडिकुलस बताया है, लिटिल प्लेनेट बताया है, फिर आगे बताया है इनसिग्निफिकेंट। आपकी किताब में जो ब्लैक लेटर्स में लिखे हुए हैं ये वोकेबलरी आपके जब पीछे ग्लोसरी है, उस ग्लोसरी में इनको पूरा समझाया गया है कि इन, जैसे इनसिग्निफिकेंट है लिखा हुआ, इस इनसिग्निफिकेंट के लिए अलग मीनिंग्स जो है, यानी महत्वहीन कहते हैं, उसके लिए लास्ट में लिखा हुआ है इनसिग्निफिकेंट यानी अनइम्पोर्टेंट, जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन। तो कहते हैं और अर्थ ऑफ कोर्स, निसंदेह रूप से उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। तो दूसरा कहा है इनसिग्निफिकेंट यानी अनइम्पोर्टेंट प्लेस। थिंक टैंक की नजर में हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो कैसा है? इनसिग्निफिकेंट प्लेस, एक महत्वहीन स्थान है, कि कोई मतलब नहीं है, अंडर में ले लो उसको, वैसे ही मतलब नहीं है उनका, यानी हमें वो तुच्छ समझ रहा है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, कि देखो हम उसको अंडर कंट्रोल ले लेंगे, हमारे नियंत्रण में ले लेंगे, ये काम इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है पृथ्वी ग्रह को अपने कंट्रोल में करने का। उससे भी महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो, यानी कि इतना बेवकूफ अपने आप पर घमंड करने वाला व्यक्ति है कि एक आक्रमण करने जा रहा है, एक छोटी सी किताब से ये डर जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी जो बड़बोलेपन है वो सुनो, कि ये पृथ्वी को कह रहा है रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, उसके बाद कह रहा है इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन है मेरे लिए, इससे भी महत्वपूर्ण काम मेरे लिए कौन सा है? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि थिंक टैंक के लिए महत्वपूर्ण काम कौन सा था पृथ्वी पर आक्रमण करने से भी? वो है माई मिरर, कांच लेकर आओ, पहले मैं कांच में देखूंगा। आई विश टू कंसल्ट, मैं कंसल्ट करना चाहता हूं, कंसल्ट यानी विचार विमर्श करना चाहता हूं, किसके साथ में? मिरर के साथ में, यानी आक्रमण तो होता रहेगा, पहले मैं अपने मिरर से बात करूंगा। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर फर्स्ट,
जो मेरा मिरर है उससे मैं विचार बातें करना चाहता हूँ। पृथ्वी तो एक मेरे लिए छोटा सा ग्रह है, उस पर तो मैं विचार विमर्श करूंगा। पहले अपने इस मिरर से बात करनी है मेरे को, यानी मिरर में मैं देखना चाहता हूँ। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये हमें अनइम्पोर्टेंट कह रहा है, हमें रिडिकुलस मान रहा है। हमारे सिर छोटे हैं, उसका सिर बड़ा है, वो आकार में थोड़े बड़े हैं, एलियन है, और हमें लिटिल प्लेनेट, हमारे पृथ्वी ग्रह को लिटिल प्लेनेट बोल रहा है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंट काम है मिरर से बात करना है, न कि उसके ऊपर अधिकार करना। अधिकार तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा। तो नूडल उसके सामने मिरर प्रस्तुत कर देता है, मिरर लेकर आता है और मिरर से थिंक टैंक क्या प्रश्न पूछता है, वो इज द फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि थिंक टैंक ने जो मिरर है उससे क्या प्रश्न पूछा। कांच में आप प्रश्न पूछोगे तो अपने आप को प्रश्न पूछ रहे हो, कांच तो बोलने से रहा। तो कह रहा है कि इस फैंटास्टिकली यानी कि अद्भुत शानदार तरीके से, इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि के तौर पर, गिफ्टेड बीइंग यानी मानव व्यक्ति, इन द लैंड इस धरती पर सबसे आकर्षक लगने वाला, सबसे शानदार लगने वाला, सबसे बुद्धिमान प्राणी इस धरती पर कौन है। किससे पूछ रहा है? कांच से। तो कांच में तुम देखेंगे तो हम अपनी प्रशंसा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कांच में तो खुद की प्रशंसा होगी। यानी तो मिरर ऑफ स्टेज वॉइस, यानी मिरर के लिए पर्दे के पीछे से आवाज आती है, लेकिन कैसे आती है? आफ्टर ए पॉज, कुछ रुक कर आती है। जब उसने प्रश्न पूछा कि सबसे अद्भुत कौन है, शानदार कौन है, बुद्धिमान इस धरती पर कौन है, तो पीछे से आवाज आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसने कहा, मिरर ने उत्तर दिया, यू सर, कि सर सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली और इंटेलेक्चुअली रूप से आप ही बीइंग ह्यूमन हो, जो इतने बुद्धिमान हो, आकर्षक लगने वाले हो। तो थिंक टैंक इज मेकिंग मिरर। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि थिंक टैंक ने जो मिरर है उसको इसमें तमाचा क्यों मारा? इसमें का मतलब मारना, क्यों मारा उस मिरर के? तो मारने का कारण था, लिखा हुआ ना आफ्टर ए पॉज, कुछ देर रुककर उसने आंसर दिया था, इसलिए उसने मार दिया। क्विकर, क्विकर यानी जल्दी, कि तो इतना जो लेट है, इतना लेट जो तूने आंसर दिया है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, अगली बार। क्विकर नेक्स्ट टाइम, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार आंसर है वो थोड़ा जल्दी देना। तुझे पता नहीं सोच क्या रहा है, सबसे ज्यादा आकर्षक तो मैं ही हूं, तो सोचने में क्या है? इतनी चिंता करने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं है कि कोई और मेरे से ज्यादा इंटेलेक्चुअली या फैंटास्टिकली रूप से अच्छा लगता हो। तो इतना सोच क्या रहा था? अब की बार आंसर जल्दी देने। आई हेट स्लो मिरर, मुझे एक जो स्लो मिरर धीरे से रुककर आंसर देता उससे मुझे नफरत है। अब ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, हिमसेल्फ यानी स्वयं की, वह अपने स्वयं की प्रशंसा करता है। मिरर तो क्या बोलेगा, खुद ही मिरर में देख रहा है और बोल रहा है। हम भी मिरर में देखते हैं अपने चेहरे को और सोचते हैं कि हम इतने खूबसूरत वैसे वह हैं, यानी उसी प्रकार ये भी अपनी क्या करता है? प्रशंसा करता है मिरर में देखकर। और क्या बोलता है? देखो मिरर में, आहा देयर आई एम, कि देखो इस कांच में मैं हूं, इस मिरर में मैं दिखाई दे रहा हूं। और प्रश्न पूछ रहा है, आर वी मार्सन्स, मार्सन्स का मतलब मंगल ग्रह के लोग। प्रश्न पूछ रहा है हेल्पिंग वर्ब से, शुरुआत में, क्या हम नहीं हैं ए हैंडसम रेस, हैंडसम यानी खूबसूरत, रेस यानी प्रजाति, कि हम मंगल ग्रह के लोग तो बहुत ही खूबसूरत प्रजाति के लोग नहीं है क्या? हम तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि उसका चेहरा कैसा, सिर कैसा है? एक अंडाकार आकृति में बड़ा सा सिर है उसका। सो मच मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा आकर्षक हैं, इसके बजाय देन दोज अगली अर्थलिंग्स, हमें क्या कहता है? अगली। पृथ्वी के लोगों को क्या कह रहा है? अगली है, बदसूरत है। अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स यानी पृथ्वी के लोग। पृथ्वी के लोग कैसे हैं? अगली अर्थलिंग्स, कि हम उनसे तो ज्यादा क्या है? अट्रैक्टिव है, वो तो बहुत भद्दे हैं हमारी नजर में। विद देयर टाइनी हेड्स,
पृथ्वीवासियों के सिर कैसे हैं? टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, छोटे सिर हैं पृथ्वी के लोगों के, और हमारे सिर कैसे हैं? बड़े। नूडल और नूडल को कह रहा है यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम्हारे दिमाग को यहीं पर एक्सरसाइज करते रहना, यानी कि तू मेरे पास आया कर अभ्यास करने के लिए। एंड समडे, और एक दिन ऐसा भी आएगा, यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, कि तुम्हारा भी मेरा जो सिर है कैसा है? बलून, गुब्बारे जैसा सिर है मेरा, बड़ा सिर है, मेरे पास आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, और तू भी एक दिन सक्सेस हो जाएगा। तो ये था सेकंड जो हमारा जो सीन है वो अभी स्टार्ट होगा। हमने इतना पढ़ लिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि थिंक टैंक की नजर में पृथ्वी क्या है, वो उस मिरर को क्यों स्मैक करता है, स्मैक एंड तमाचा क्यों मारता है, और पृथ्वीवासियों के बारे में क्या कहता है, उनके सिर कैसे हैं, उनके बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही।